Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani. Today we will complete chapter number 1 from standard 12. The chapter name is The Last Lesson. Let us start about the author. Alphonse Daudet was a French novelist and story writer. The Last Lesson is a set of the days of French-Prussian War in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted what now the nation of the Germany, Poland and parts of Austria. In this story, French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussia hands. Read the story to find out what the effects of his hand on his life of school. So basically ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने, फ्रेंच नॉवलिस्ट. ये जो पीरियड है, मतलब ये जो स्टोरी है, दैट इज़ द पीरियड ऑफ द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रुशिया. सो प्रुशिया जो था वो 3 पार्ट्स मतलब बताए गए हैं, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है, तो फ्रांस वॉज एक्चुअली डिफीटेड. सो इस वॉर में फ्रांस के जो 2 मेन प्रोविजंस हैं, एल्सेस एंड लॉरेन, जो थे वो प्रुशिया को हैंड ओवर करने पड़े. लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. I started for school very late at the morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had saying that he would question about the participles and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of the door. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the role of participles, but I had the strength of resist the hurried off to the school. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या बता रहे हैं कि एक दिन था जब उनको स्कूल में जाना था एंड ही वाज जस्ट अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय एम हेमल. तो एम हेमल जो है वो इनके जो सर थे, जो इनका वो पढ़ाते थे, उनका नाम है. एम हेमल ने इनको टास्क दिया था कि भाई आपको पार्टिसिपल्स करना है, जो ग्रामर के पार्टिसिपल्स आते हैं वो करके आना है. एंड ही वाज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, क्योंकि उसने प्रिपरेशन नहीं की हुई थी. और बाहर की जो भी चीज़ें थी, जैसे कि उस समय पे जो प्रुशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे. ठीक है, तो पूरा मार्च जो निकलता है वो चल रहा था. बाहर बर्ड्स चिरपिंग कर रहे थे. द डे वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. तो ये सारी चीज़ें वॉज वेरी टेम्पटिंग हिम. तो होता है ना कि जब स्कूल नहीं जाना होता है तो अदर थिंग्स ऑलवेज टेम्प्ट यू. तो यहाँ पे ऑथर के साथ भी सेम चीज़ें हो रही थी, बट स्कूल तो जाना ही पड़ता. क्या करते हैं, व्हेन आई पास द टाउन हॉल there was a crowd in front of the bulletin board. That was the 2 years all over. Bad news came from there. The loss of battles, the draft of orders and commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो जब ऑथर जो है वो यहाँ से निकले, जो नैरेटर जो है वो यहाँ से निकले फ्रॉम द टाउन हॉल, ही सॉ ऑन बुलेटिन बोर्ड. तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक डिजिटल बोर्ड रहता है जहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि उस बोर्ड पे पूरे 2 साल में जितने भी ख़राब न्यूज़ थी कि बैटल को हार जाने को लेके, या हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके कोई भी ऑर्डर्स वगैरह जो थे वो सारे बुलेटिन बोर्ड्स पे ही आते थे. और आज भी क्या हुआ था, जो भीड़ थी वो बुलेटिन बोर्ड के वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. एंड ही वाज जस्ट थिंकिंग कि अब क्या हो गया. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there and with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get your school in plenty of time." तो जैसे ही मतलब ऑथर बहुत जल्दी में थे, बिकॉज ही वांटेड टू रीच एट द स्कूल. सो उन्होंने जैसे ही देखा तो एक ब्लैकस्मिथ जो थे, जिनका नाम था वॉचर, वो अपने अप्रेंटिस के साथ, मतलब अप्रेंटिस होता है जो पर्सन काम सीखता है, तो अप्रेंटिस के साथ जो थे वहाँ पे खड़े थे और बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे. उन्होंने देखा कि ये जो नैरेटर है, जो ऑथर है, वो थोड़ा जल्दी में है. तो उन्होंने बोला कि बेटा ज़्यादा जल्दी मत करो, तुम टाइम पे जो है वो स्कूल पहुँच जाओगे. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all of out breath. तो ऑथर को क्या लगा कि देखो, मुझे लग रहा है कि वो जो ब्लैक स्मिथ था वो क्या कर रहा था, मेरे साथ मस्ती कर रहा था. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard of the street. The opening and closing of Dad's lesson repeated in unison, very loud with our hands over the ears, understand better. And the teacher great ruler rapping on the table, but now it was so still. I had counted the commotion to get on my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw classmates already in their place. M. Hammer walking up and down in his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody.
You can imagine how I buzzed and how frightened I was. तो यूजुअली क्या रहता है ना कि मतलब जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल का जो बस्सल मतलब जो आवाज़ रहता है वो गलियों तक बाहर तक सुनाई देता है, क्योंकि बच्चों का आवाज़, जो डेस्क है ओपन एंड क्लोज करने का आवाज़, मतलब फिर लेसन्स रिपीट करना, मतलब यूनिसन में ग्रुप में सारे लेसन्स रिपीट करना, ये सारी चीज़ों का आवाज़ बहुत ज़्यादा ही आता था। दूसरा, टीचर जो है अपनी रूलर रहता है वो टेबल पे आवाज़ करने का, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रहती थी। बट आज के दिन जो था वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा क्वाइट था, बहुत ही ज़्यादा शांत था। एंड ऑथर वाज थिंकिंग कि उसी शोर शराबे में मैं छुपके से क्लास में चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बट द डे वॉज वेरी क्वाइट, इट वॉज लुकिंग लाइक अ संडे मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था संडे मॉर्निंग हो, क्लास में कोई होगा ही नहीं। बट फ्रॉम द विंडो ऑथर सॉ हिज क्लासमेट्स, तो उन्होंने अपने क्लासमेट्स को देखा, और जो एम हेमल थे वो भी अपनी आर्म में जो रूलर लेके चल रहे थे। सो द डे वॉज नॉट संडे मॉर्निंग बट इट सीम टू बी अ संडे मॉर्निंग बिकॉज इट वॉज वेरी क्वाइट। एंड आप सोच सकते हो कि मुझे इन सब लोगों के बीच में से जाना था, सो वो मेरे लिए कितना डरावना था। बट नथिंग हैपन, एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो जो यहाँ पे नरेटर है उनका नाम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो एम हेमल ने ऐसा कुछ नहीं किया। एम हेमल ने बोला कि जाओ जल्दी अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही लेटर मतलब जो चैप्टर था वो स्टार्ट कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड shirt and little black silk cap, all embroidered, that he never wore escape on the inspection and the prize days. So उन्होंने जो फ्रांस था उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि उनके जो सर हैं, जो एम हेमल है, उन्होंने फैंसी क्लोथ्स पहन के रखे हुए हैं। एंड एक्चुअली फैंसी क्लोथ्स जो है यहाँ पे सिल्क की जो कैप है एम्ब्रॉयडरी की वाली वो पहनी हुई थी। एंड मोस्टली वो कभी नहीं पहनते थे, जब स्कूल में इंस्पेक्शन या प्राइज सेरेमनीज होती थी तभी वो पहना करते थे। मतलब एम हेमल जो थे उस दिन ही वॉज इन फैंसी क्लोथ्स। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू बी स्ट्रेंज एंड सोलेमन, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी वॉज टू सी on the back benches that were the always empty, the villages people sitting quietly like ourselves. Old Hauses with his three-corned hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides, everybody looked sad. And Hauses had bought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open it underneath with the great spectacles lying across the pages. अब हुआ क्या कि एवरीथिंग वॉज वेरी नॉर्मल, बट जब फ्रेंड्स ने पीछे देखा तो जो पीछे की बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहा करती थी, अभी की जो पीछे की जो बेंचेस थी उसमें ओल्ड हाउसेस बैठे हुए थे। और हाउसेस का मतलब होता है विलेजर्स, तो बाकी लोग बैठे हुए थे, बड़े लोग जो थे वो बैठे हुए थे। एंड दे बॉट देयर ओल्ड प्राइमर, वो अपनी पुरानी किताबें लेके आए थे, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। सो दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि ये लोग नॉर्मली क्लास में मतलब स्कूल में होते ही नहीं हैं, तो ये आज क्यों आए हैं उसका हम जो सीक्रेट है रिवील बाद में करेंगे। When I was wondering about till all, M. Hamel mounted his chair, and the same grave and the gentle tone which he had used for me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is the last lesson, last French lesson. I want you to be very attentive." तो जैसे ही वो सारी चीज़ों के बारे में फ्रेंच था ऑब्जर्व कर रहा था, उसी समय पे एम हेमल ने अपनी चेयर छोड़ी एंड ही मेड एन अनाउंसमेंट कि आपका जो है ये फ्रेंच का लास्ट लेसन रहेगा। मतलब फ्रांस की जो मदर टंग है फ्रेंच का लास्ट लेसन रहेगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया जो जर्मनी का कैपिटल था, वहाँ से ऑर्डर आया कि कल से कहीं पे भी मतलब लॉरेन एंड एल्सेस के किसी भी स्कूल में भी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। और आपके स्कूल में जो है कल से न्यू जर्मन टीचर आ जाएंगे। एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि आपका लास्ट लेसन है, तो I want you to be very attentive. What a thunderclap these words were to me. Oh, the breeches that was they had put up on the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. And how sorry I was not learning my lessons. How seeking birds' eggs and going sliding on the Sar. Sar is the name of river. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history saints were old friends now. I couldn't give up. And Ham Amhill too. That an idea had going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and cranky he was. तो
उसी समय पे क्या हुआ था, ऑथर जो थे एकदम थंडर क्लैप हो गए, मतलब एकदम से शॉक में आ चुके थे कि भाई ये क्या हो रहा है। अभी तक हमने देखा कि लास्ट लेसन मतलब मुझे तो अभी तक अच्छे से फ्रेंच लिखना पढ़ना ही नहीं आता। और जैसे कि अभी तक सारी चीज़ें, जैसे कि बर्ड्स का एग्स हो गए, या वो जो नदी था, मेरी किताबें थी, ये सब, मतलब मेरी किताबें अभी तक जो है मुझे बहुत ही हैवी लगा करती थी, न्यूसेंस लगा करता था। मेरी ग्रामर की किताब, मेरी हिस्ट्री की किताब, इवन एम हैमल जो मुझे अभी तक पसंद नहीं थे, वो सारी चीज़ें मुझे पसंद आने लगी थी, बिकॉज उसको पता चल चुका था कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो फ्रेंच की किताबें हैं और एम हेमल जो है वो कल्सन को नहीं देखेंगे। दो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बट कहीं ना कहीं एम हेमल का भी जाने का इनको दुख हो रहा था। पुअर मैन, इट वॉज इन ओनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोज। सो फाइन संडे क्लोज का मतलब होता है वही फैंसी क्लोज जो एम हेमल ने पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old man on the villages was sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way thanking of master for his 40 years of faithful services and showing the respect of the country that was there no more. तो अब यहाँ पे जो सस्पेंस जो है वो रिवील होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो वो हॉजर्स बैठे हुए थे वो इसीलिए थे क्योंकि वो ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं जा पाए अपने बचपन में, और ही दे वर सॉरी एंड थैंकफुल एज वेल कि जो एम हेमल थे वो पिछले 40 साल से इसी स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो दे जस्ट वांटेड टू से सॉरी एंड थैंक on the last day. While I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say the dreadful rule of the participles all through? Very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring up to look up. हुआ क्या कि ये सब सोच में ही एम हेमल ने फ्रेंड्स का नाम ले लिया कि चलो अब तुम पार्टिसिपल के रूल्स बताओ। एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ही वुड गिव एवरी आंसर विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, बट व्हेन ही अटर्ड द फर्स्ट वर्ड ही स्टार्टेड मेकिंग मिस्टेक्स। तो सारा जो था वो चीज़ें मिक्सअप होने लगी और वो इतना शर्मिंदा हो गया कि वो ऊपर भी नहीं देख पा रहा था। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I plenty of time. I learn it tomorrow. And now you see, we have come out. And that is the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now, those fellows of there will have right to say that. How is it? You pretend to be the Frenchman and yet you can neither speak or write in your own language, but you are not the worst. Poor little friends, we have all great deal to reproach ourselves with. तो एम हेमल समझ गए। एम हेमल ने फ्रेंड्स को बोला कि लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटने नहीं वाला, बट तुम ये बात समझो कि हम हमेशा क्या सोचते थे एज ए स्टूडेंट, हम हमेशा क्या सोचते हैं, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। एंड नाउ सी हम कहाँ पे आ गए, कल से एल्सिस में फ्रेंच स्टडी होने ही नहीं वाली। एंड दे हैव राइट, तो जर्मन पीपल जो आएंगे उनको राइट है कि बीइंग अ फ्रेंचमैन इवन यू नीदर स्पीक और नॉट राइट योर लैंग्वेज। क्या फ्रेंचमैन तो तुम हो बट तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज बोलना पढ़ना भी नहीं आता। और ये कितना शर्मिंदा है, मतलब कितना शर्मनाक चीज़ है। बट यू आर नॉट द ओनली वन, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट anxious इनफ टू हैव यू to learn. They prefer to put you to work on a farm at the mill so as you have little more money. And I have been a blame also. Have I not often sent you water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go out fishing, did I not give you holiday? तो यहाँ पे जो एम हेमल है वो 3 लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, दोज हु ऑलवेज सेज दैट दे वुड लर्न टुमारो। सेकंड पेरेंट्स, जिन्होंने अपने बच्चों को फील्ड में भेजा था, थोड़े और पैसे मिल जाएंगे काम करने के लिए। एम हेमल अपने आप को भी उतना ही ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि एम हेमल ने भी बहुत बार बच्चों को अपने फ्लावर्स में, अपने जो प्लांट्स हैं उसमें पानी डालने के लिए भेजा था। और दूसरा, कभी उनको फिशिंग के लिए जाना होता था वो बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे। Then from one thing to another, M. Hamel went out to talk in the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among in the never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as they had to key of their prison. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि why M. Hamel consider French language as a key of enslave. So
यहाँ पे ऐसा होता है ना कि भाई अगर इन लोगों को, फ्रेंच लोगों को अगर इनकी लैंग्वेज आती, सो दे कैन मेक कंस्पिरेसीज और प्लानिंग टू एनस्लेव देमसेल्फ, बट इन लोगों को अभी फ्रेंच आती ही नहीं है. एंड ही वॉज कंसिडरिंग फ्रेंच लैंग्वेज एज अ मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज. Then he opened the grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seems almost as if poor man wanted to give all he knew before going away and put it into one head of our in one stroke. So फ्रेंड्स को सारी जो चीज़ें, मतलब उस समय पे जो एम हेमल थे उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया. एंड यहाँ पे जो लिटिल फ्रेंड्स है, ही वॉज थिंकिंग कि अरे यार ये चीज़ें तो कितनी ईजी है, मैंने इतना ज़्यादा फोकस से कभी नहीं पढ़ा, तो इतनी हार्ड लैंग्वेज भी नहीं है. दूसरा, एम हेमल भी बहुत अटेंशन से पढ़ा रहे थे, बच्चे भी शांति से पढ़ रहे थे, बिकॉज द पुअर मैन, मतलब जो उनके सर थे, एम हेमल जो थे, ही वांटेड टू गिव हिज ऑल नॉलेज इन अ वन स्ट्रोक. वो एक दिन में सारा का सारा नॉलेज स्प्रेड करना चाहते थे. After the grammar, we had a lesson of writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round and hand. Franz Elsass, they looked a little like flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road of the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to the work and how quiet it was. The only sound was the scratching and pens on the paper. Once some beetles flew it, but nobody paid attention to them, not even the littlest one, who worked right and tracing their fish hooks as if that was a French too. And one of the roof which was pigeons cooed very low, and I thought myself, will they make them sing in German, even a pigeon? So फिर क्या हुआ, हिस्ट्री का लेक्चर आ गया, तो बच्चों को एक किताब दी गई जिसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था, इनके प्रोविज़न का नाम लिखा हुआ था. एंड बच्चों ने क्या किया, और छोटे छोटे उनको फ्लैग्स दिए गए फ्रेंच के, और बच्चों ने जल्दी ही उसमें पेंटिंग्स और स्क्रैचिंग करना, कलर्स भरना, वो सब शुरू कर दिया. और जो बीटल्स सी मक्खियाँ उड़ रही थी, ये सारी चीज़ें जो थी वो उनको डिस्टर्ब नहीं कर पा रही थी. मतलब दे वर फ्लाइंग, बट बच्चे जो हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, बिकॉज इवन नॉट इवन द यंगेस्ट वन, छोटे बच्चे भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे. दे वर जस्ट डूइंग देयर वर्क विथ सो मच ऑफ अटेंशन. दूसरा, उसी समय पे पिजन का कूट करने का आवाज़ आया, तो फ्रेंच जो था वो सोचने लगा कि जो जर्मन लोग हैं क्या वो पिजन से भी जर्मन बुलाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, and he wanted to fix his mind just how everything looked in the little schoolroom fancy. For 40 years he had been there in the same place, with the garden outside and window, his class in the front of him. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. The hoop vine that he had planted himself twined about the windows and the roof. How it must have broken in his heart he lived at all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day. तो क्या हो रहा था उस समय पे, एम हेमल वॉज लुकिंग एट एवरीवेयर, क्लासरूम में सारी जगह देख रहे थे, एंड ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग. और जो उन्होंने उनके जो गार्डन से उनमें जो उन्होंने पेड़ वगैरह लगाए थे, जैसे कि वॉलनट का ट्री था, अखरोट का पेड़ जो था वो बहुत बड़ा हो चुका था. दूसरा, अगर हम देखें तो ही वॉज बीन हियर फॉर 40 ईयर्स. और स्कूल के ऊपर एम हेमल का घर था, तो वहाँ पे उनकी जो सिस्टर थी वो क्या कर रही थी, शी वॉज जस्ट पैकिंग एवरीथिंग. तो उनके ट्रंक्स का भी आवाज़ आ रहा था, बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे हैव टू लीव. तो जो सारे टीचर्स वगैरह थे, जो फ्रेंच सिखाने वाले टीचर्स थे, उनको वहाँ से निकलना था. बट ही हैड अ करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. आफ्टर राइटिंग वी हैड lesson in history, and then babies chanted ba bee bee boo down that had be the back of the room. Old horses had put his spectacles and holding his primer in the both hands spelled the letter with them. You could see that he too was crying. His voice trembled in emotions. It was so funny to hear them that all they wanted to laugh and cry. And how well I remember the lesson. उसी समय पे क्या हुआ कि जो छोटे बच्चों थे वो चैंट कर रहे थे, जो उनके अल्फ़ाबेट थी, बा बी बी बो बू, ये जो इनके अल्फ़ाबेट से वो चैंट कर रहे थे. दूसरा, जो ओल्ड हॉजर्स आए हुए थे, वो अपनी प्राइमर जो किताब लेके के आए थे, एंड दे वर जस्ट रीडिंग एवरीथिंग. उनको भी रीड करने का मौका मिला, बट द वे दे वर रीडिंग, वो इमोशन से भरे हुए थे. दैट वाज क्वाइट फनी.
तो लाफ एंड क्राई यहाँ पे इसीलिए दिया हुआ था क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन चुके थे कि भाई हमें इमोशनल होना है कि हमें हंसना है. All at the once church clock struck 12 and then the Angelus. At the same moment, the tramps of the Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up and very pale in his chair. I never see him so tall. तो हुआ क्या उस समय पे चर्च की जो क्लॉक थी उसमें 12 बज चुके थे और जो प्रुशियन सोल्जर्स थे दे वर रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल टू द स्कूल एंड उनका आवाज़ भी आ रहा था. तो एम हेमल एकदम से खड़े हो गए और वो बहुत ही ज़्यादा टॉल लग रहे थे. माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. सो उन्होंने स्टार्ट किया माई फ्रेंड्स आई और वो आगे नहीं बोल पाए बिकॉज ही वॉज सो इमोशनल. देन ही टर्न द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." तो जैसे हमने देखा कि एम हेमल जो थे वो बोल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, चौक उठाया और बोर्ड पे लिख दिया विवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस लॉन्ग लियो. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go. और बिना कुछ बोले उन्होंने सिर्फ जेस्चर कर दिया बच्चों की तरफ कि स्कूल डिसमिस, स्कूल ख़त्म होती है, तुम सब जा सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन. लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, कमेंट बिलो, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.